के ब्रांड न्यू रेडिकल अलायंस की शुरुआत न केवल केरल में बल्कि देश के अन्य जगहों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुकी है। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी साहब वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो देश बहुत आश्चर्यचकित था कि कांग्रेस के झंडों से ज्यादा जमाते इस्लामी के झंडे क्यों दिख रहे हैं। काफी लोग आश्चर्यचकित थे कि इस सेकुलर पार्टी का कौन सा रेडिकल अलायंस हुआ है। वैसे तो लोगों ने यह भी देखा था कि आजादी के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर से अपने आप को नेशनल और नेशनलिस्टिक और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से भी समझौता किया था और सरकार का, सोनिया गांधी जी ने सरकार का हिस्सेदार भागीदार बनाया था। उस समय कहा गया था अलायंस का कंपल्शन है, मजबूरी है। जमाते इस्लामी से भी हो सकता है कि यही राजनीतिक मजबूरी हो। पीएफआई से भी जो समझौते दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें भी कौन सी मजबूरी है वो भी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे देश में, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जमाते इस्लामी नाम के इस संगठन की गतिविधियां खून खराबे से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, आतंक से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, मानवता के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं। और जब मोदी जी की सरकार आई तो कश्मीर में जो इनकी गतिविधियां थी उसके चलते इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। अभी कांग्रेस की सुविधा के लिए जमाते इस्लामी ने एक राजनीतिक दल का भी गठन कर डाला है, जिसका कि नाम शायद कोई वेलफेयर या क्या पार्टी रखी है, वेलफेयर पार्टी रखी है, ताकि वो बता सकें कि साहब जमाते इस्लामी से तो हमारा समझौता नहीं है, लेकिन ये जो वेलफेयर पार्टी है ये हमारी दोस्त है। ऐसे संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों, आतंकवादी संगठनों और उनकी जिहादी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हों, उनका कांग्रेस के साथ रिश्ता कांग्रेस की इस मानसिकता, बदली हुई मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है। अभी जब पीएफआई के लोग तमाम तरह की गतिविधियों में पकड़े गए, खासतौर से अभी उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य जगहों पर, तो कांग्रेस के जो है वो युवराज पहुंच जाते हैं उनको सांत्वना देने कि आई एम विद यू, आप चिंता मत करो। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी अभी तक कहलाई जाती थी, अपने को कहती थी, वो जिस तरह से रेडिकलिज्म को सत्ता की लालच और ललक में रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है या रेडिकलिज्म को संरक्षण दे रही है या स्पॉन्सर कर रही है, मेरा आरोप है कि स्पॉन्सर कर रही है, वो अपने आप में बहुत खतरनाक मानसिकता है। सरकार, आप देखते होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला, तो परिवार का घोंसला और पप्पू के चोचलों से भरपूर ट्विटर सुबह सुबह दिखाई पड़ता है आपको
हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ये चल रही है जमाते इस्लामी से, पीएफआई से और संगठनों से, वो भी तो बता दो आप। सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दो आप। कई जगह पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, या कुछ जगहों पे और। हम राहुल गांधी जी से या कांग्रेस पार्टी से तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो जमाते इस्लामी और पीएफआई की मदद करते दिखाई पड़ेंगे। हम तेजस्वी यादव जी से जरूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का कई इलाका ऐसा है जो जमाते इस्लामी के प्रभाव वाला है या कुछ और उससे जुड़े हुए संगठनों के प्रभाव वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव जी की पार्टी का जमाते इस्लामी और पीएफआई के साथ भी समझौता हुआ है? क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ हो गई है, समझौते का हिस्सेदार है, भागीदार है। ये बात तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता और देश की जनता को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि बिहार के कई ऐसे, खुद बिहार की सरकार कह चुकी है, केंद्र में कई बार ऐसा आ चुका है, कई ऐसे इलाके हैं जो इन लोगों के कहीं ना कहीं इनके द्वारा वहां पर गतिविधियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलती हैं। तो क्या ये केरला में जो कुछ समझौता कांग्रेस पार्टी का हुआ है वो बिहार को ध्यान में रख करके इस रेडिकल एलिमेंट्स के साथ हुआ है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा और साथ ही साथ आरजेडी को भी, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, उनको भी देना होगा। और साथ ही साथ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन में है। अब जमाते इस्लामी, पीएफआई और कांग्रेस तो एक तरह से एक ही यूनिट बन गए हैं। अब ये सेकुलर सिंडिकेट नहीं रहा, ये रेडिकल सिंडिकेट हो गया है। तो इस रेडिकल सिंडिकेट का तो असर जो है वो जरूर वहां भी पड़ेगा। तो वहां की भी सरकार को, खासतौर से शिवसेना के लोगों को बताना चाहिए। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो गंभीर हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं। हम इसको राजनीतिक सवाल के रूप में नहीं देखते। और कांग्रेस पार्टी सत्ता की ललक में, सत्ता की लालच में इस हद तक गिर जाएगी, इसका अंदाजा देश को नहीं रहा होगा। जनता ने ठुकरा दिया, इनको रिजेक्ट किया लोगों ने। अब रिजेक्ट होने के बाद जिहादियों के साथ खड़े हो जाएं और रेडिकल एलिमेंट्स को जो है वो गले में गला डाल करके रेडिकल एलिमेंट्स को अपनी राजनीतिक बैसाखी बनाएं, ये देश को एक्सेप्ट नहीं है। और हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आज जमाते इस्लामी हो या उससे जुड़े हुए और संगठन हो, उनको समर्थन कर रही है। अभी मैंने देखा एक कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टीज ने भी जो है वो कुछ बयान जारी किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों में कंपटीशन है कि रेडिकल एलिमेंट्स का कौन सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। सिर्फ ये है, इसलिए जो है वो कोई बहुत उनकी चिंता देश की सुरक्षा नहीं है या रेडिकल एलिमेंट्स को का खात्मा नहीं है। मुझे इतना ही कहना है। इसमें अगर कोई प्रश्न होगा तो आपको हम जरूर जवाब देंगे। अभी ये मरकम जी इसमें कुछ मलयालम में और इंग्लिश में बताएंगे, उसके बाद मैं भेज देता हूं।
Friends, this is my maiden briefing from the Bharatiya Janata Party podium. I thank the President of the party for this opportunity, and I wish you all a happy Dussehra. It's an auspicious occasion, so I wish you all and your family members a very auspicious Dussehra. Today is important because we have unraveled the secular fig leaf of the Indian National Congress. Till now, there was this claim that the Congress party is secular, but the reality at the ground level is something very different. The connect and the alliances being made in Kerala are just indicators. You'll be surprised that the young representative of the Congress party, the Wayanad MP, was in Kerala. He met with members of the family of PFI, and he said this is just a stray meeting. This was not planned. This was just a meeting which coincidentally happened. But the reality is, few hours before, the Supreme Court was moved by a prominent lawyer of the Congress party for a habeas corpus petition for saving this particular convict who is in jail. The point I am trying to make is, this is not something that has come as a surprise. From Shaheen Bagh to the riots in Delhi, the networking that has been happening with the Congress party, the PFI, and other allied radicalized elements is a connect which we need to tell the world that this business of secularism is a front. And a front for what? Vote catching. When they are clearly tied up with the Muslim League, we never questioned them. But now the Muslim League has taken on the driver's seat in Kerala. Now what is it? The leader of the opposition says, well, we will not take the support of the WPI, that is the Welfare Party of India. But we will not have an alliance with them, but we'll take their support. That's a wonderful thing. K. Muralidharan, who is a member of parliament from Kerala, he said what's wrong. In Kozhikode region, we'll have a tie-up. The PCC president says, well, that's not acceptable. Now, whom to believe? But the reality is, the UDF convener, Mr. Hassan, has been meeting the Jamaat leaders, the entire leadership. That was not a courtesy visit. He was not returning a visit, which was, he had to. But the reality is, the tie-up is there for everybody to see. There's nothing official about it. But the ground reality is that they have succumbed for power politics. Rahul Gandhi's power politics stands exposed. The new Congress is about radicalization for vote bank. They have done it in Delhi. They tried it in Uttar Pradesh but failed. Bangalore is another instance where where disturbances occurred. Now the reality is, this business of Welfare Party of India is essentially an extension of the Jamiat. And they are working together. And what is the Jamaat's main objective? To liberate India through Islam. Now that's a proposition that the Congress party is accepting. My question to the Congress president is she accepting this radicalization to the extent of liberating India through Islam? Is that what she is aiming? Is that the Indian National Congress's aim? There are issues and issues which we can raise, but this issue in Kerala needs to be answered. This is not about just support. This is about an ideological merger. Mukhtarji just now mentioned about the green flags in Wayanad, and that was a surprising element. People wondered what the hell is happening. Congress party contesting, and there's always all the green flags all in town. Not even 10 Congress flags. And now on the driver's seat is the Muslim League.
which is directing the entire exercise. I won't be surprised that Muslim League even proposes sharing of chief ministership's post. Half time Congress and half the other time the Muslim League. But this radicalization is what we are worried about. And if this radicalization continues, we have seen it in Bengaluru, we have seen it in Delhi riots, and I want to make another point. Umar Khalid is a well-known name in Delhi, and his activities are all well-known. Who is the president of the party, Welfare Party of India? It is none other than Saeed Qasim Rasool Ilyas. Who is he? He is the father of Umar Khalid. Now the connections are getting obvious. This connection is what is the build-up. This is a family industry of radicalization. They've done it in Delhi. They failed. They've been exposed. They were trying to do it in Hathras. That was also exposed. Now they did it in Bangalore. Now the whole story is out. And they are trying that in Kerala. They're trying to use that as a base camp. And all this is being done for what? Vote bank politics. If radicalization is the aim of the Indian National Congress, goodbye to secularism. That is the issue we have raised here today. Thank you. कोई क्वेश्चन हो तो देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसको जो है वो उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख के विजयदशमी में जो संबोधन होता है उसका हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है और केंद्र सरकार ने और आरएसएस ने इसकी अनुमति दी है। देखो, एक बात हम बताएं, तर्कों की कंगाली लोगों को मवाली बना देती है। इस पूरे के पूरे केस में हमारे ये जो पप्पू जी है, इनको तर्कों की कंगाली परेशान कर रही है। सर संचालक जी का मैंने तो पूरा सुना, उन्होंने सुना भी नहीं होगा, किसी ने उनको लिख के बताया होगा। गागर में सागर था उनका पूरा के पूरा उद्बोधन, और उन्होंने देश की संस्कृति, देश के संस्कार, देश के संकल्प के बारे में जिस खूबसूरती के साथ, जिस बेहतर तरीके से अपनी बात रखी है, उसको अगर मतलब वो समझ नहीं पा रहे या समझ ना पाए तो इससे बड़ा तो अपर स्टोरी की प्रॉब्लम है उनकी, हम नहीं कुछ कर सकते। मैं एक लाइन ऐड करने चाहता हूं, जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि एलओसी से 1200 किलोमीटर चीन ने ऑक्यूपाई कर चुका है। चीन चलो। तो मैं ये पूछने चाहता हूं कि 10 जनपद का पड़ोसी चीन हो गया क्या? कि इनको अभी चाइनीज एम्बेसी 10 नंबर के साथ हो गया है। देखिए, सोच समझकर कोई ट्वीट करे तो समझ आता है। ऐसे जब इश्यूज पर ट्वीट करें और बेहुदा बात करें तो मैं समझता हूं ये एक कांग्रेस प्रेसिडेंट का एस्पायरेंट है, ये तो गलत है। देखिए, तिरंगा भारत की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है, और जिसको तिरंगे से परहेज है, निश्चित तौर से ऐसे पार्टी हो या ऐसा व्यक्ति हो, उससे देश भी परहेज करता है। 370 के खात्मे के बाद ये जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जो राजनीतिक परिवार है जम्मू कश्मीर का, जो 370 के कंधे पर बंदूक रख करके और बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ जम्मू कश्मीर और
करगिल के लोगों का, लेह के लोगों का राजनीतिक शोषण करते रहे, वो दुकानें बंद हो गई हैं। 370 अब जमीन के 370 मील पाताल में घुस चुका है। उसे वापस लाने के लिए उनको उतने ही नीचे जाना पड़ेगा और उसके लिए 370 जन्म लेने पड़ेंगे। 370 खत्म हो चुका है। वो किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में 370 वापस नहीं हो सकता। और क्वेश्चन कोई? अब तो चुनाव हो रहा है, वहां पर एनडीए सरकार बना रही है। ये बात जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है, सबने कहा है और तमाम सर्वे भी यही बता रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।